Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग अपने टॉपिक जो कि कल छोड़ गए थे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पर था, उसकी शुरुआत करेंगे। और आप सभी लोगों को, वैभव जी, अविराज जी, मोहम्मद शाहिद, अधिराज, नेहा, पूजा, मोहम्मद शाहिद, आप सभी लोगों को सुबह का प्रणाम है, गुड मॉर्निंग है। अविराज जी ने लिखा हुआ है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे अलग देखा जाए तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, जो कि मन लगाकर पढ़ते हैं, और शायद इसलिए मैं अच्छा पढ़ा पाता हूं। गोपाल जी नमस्कार। चलिए, राधे राधे है। तो हम लोग अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। सर श्री अकाल जी, अच्छा सत श्री अकाल जी, कुलदीप सिंह जी, सत श्री अकाल। चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का जो कल तक पढ़ा था, इसको एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। कल हम लोगों ने जहां से सभ्यता मिलनी शुरू हुई, जिसके बारे में सबसे पहली बार बताया गया, रेलवे सिस्टम अगर उस वेस्टर्न एरिया में न शुरू हो रहा होता तो शायद सभ्यता के बारे में जानकारी कुछ और दिनों बाद मिली होती, ढेर सारी बातें। फिर अलग अलग जो उनके बड़े इंपॉर्टेंट एरिया हैं, हम लोगों ने उनकी बात करना शुरू कर दिया था। उनमें से हड़प्पा का, मोहनजोदारो का चर्चा हो चुका है। ये दोनों ही जगह पाकिस्तान में आती हैं। और आज हम लोग पाकिस्तान के, यानी उस जमाने के भारत के तीसरे स्थल से शुरुआत करने वाले हैं, जिसे हम लोग चन्हू-दड़ो के नाम पर जानते हैं। ठीक, तो आज का टॉपिक हम लोग अपने एक नई साइट से, जिसे चन्हू-दड़ो कहा जाता है, वहां से शुरू करते हैं। मोहनजोदाड़ो का याद होगा, तो हम लोग ने कल चर्चा किया था कि मोहनजोदाड़ो जो था वो आपका लरकाना जो इलाका आता है, वहां लरकाना से के पास में था, सिंध स्टेट वाला इलाका था। उसी मोहनजोदारो से करीब करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर अगर आगे बढ़ जाते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर जो दूसरा साइट मिलेगा, जो दूसरा जगह मिलेगा, वो चन्हू-दड़ो है। और जिसकी वर्तमान स्थिति की अगर बात करें, अगर वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो वर्तमान स्थिति इसकी बनती है आपका सिंध में एक नदी है, जो कि सिंध में एक जगह है जिसे हम लोग मुल्लान के नाम पर जानते हैं। तो ये मुल्लान में, सिंध स्टेट जो आपका पाकिस्तान का है, तो सिंध स्टेट में आता है। और ये उसी नदी के किनारे है। अभी हम लोग ने चर्चा किया था इंडस रिवर को लेकर, ठीक, तो कहीं ना कहीं ये आपका सिंधु नदी के ही किनारे है। और यहाँ के बारे में अगर बात किया जाए, देखिए चन्हू-दड़ो एक कनेक्टिंग प्लेस है। चन्हू-दड़ो इसलिए कनेक्टिंग प्लेस है क्योंकि यहां से हम लोगों को ढेर सारे ऐसे जगह में, ढेर सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो कि आपके जिसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, जिसे स्टोन एज कहा जाता है, तो स्टोन एज के भी ढेर सारे एविडेंसेस मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपका इंडस वैली का भी जब प्रमाण मिलना शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक आपका कनेक्टिंग प्लेस चन्हू-दड़ो दिखाई पड़ता है। इसीलिए यहां से हम लोगों को एक नई जानकारी मिलती है, और वो है आपका एक कल्चर जिसे झूखर और झांगर कल्चर कहा जाता था। ठीक है, झूखर और झांगड़ संस्कृति जिसे कहा जाता था, वो इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है, ये चूंकि थोड़े बड़े एग्जाम हम लोग जब पढ़ते हैं, जब आपको मैं पढ़ाता हूं, तो मेरी कोशिश रहती है कि कल आप में से कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसी बड़े एग्जाम की ओर, यूपीएससी की ओर आगे बढ़ेंगे, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके यूपीएससी में भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखकर मैं आपको बता देता हूं। ये जो झूखड़ झांझड़ कल्चर की बात कर रहे हैं, ये आपका यूपीएससी के लिहाज से पीसीएस जैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये कनेक्टिंग प्लेस है, आपका स्टोन एज को भी जोड़ने का काम कर रहा है, और आपके इंडस वैली के भी हिस्से को जोड़ने का काम करता है। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों का प्रोटो हिस्टोरिक एज में आता है, यानी वो इतिहास का काल जिसमें सबसे अच्छी बात तो ये रही है, वो ये कि हमारे पास लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए हैं। हो सकता भविष्य में पढ़ ले जाएं, अभी तो फिलहाल नहीं पढ़ पाए, है ना। तो इसलिए इन दोनों चीजों को मिलाकर देखा गया। दूसरी चीज, ये एक औद्योगिक शहर हुआ करता था, इंडस्ट्रियल सिटी था। और ये इंडस्ट्रियल सिटी था, इसका प्रमाण ऐसे मिलता है क्योंकि हम लोगों को वहां से एक फैक्ट्री या एक ऐसा जगह, ढेर सारे मकान ऐसे मिले हैं जहां से पता चलता है कि वो लोग बीट्स की फैक्ट्री, यानी कि मनके का कारखाना बनाया करते थे। ठीक है, तो मनका, अब सवाल ये आता है कि साहब मनका है क्या? आप लोग बता सकते हैं, आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज मनका?
जल्दी से बताइए, बाकी हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, फिर मैं आपको आंसर भी कर दूंगा कि मन का क्या है। शायद जो मैं जानता हूं वो आप भी जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि व्हाट इज मन का। ठीक है, मेन ऑक्यूपेशन पे भी आएंगे बेटा मनीष, परेशान मत हो, कल भी मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, आज भी दिया है। अब जल्दी से बता दीजिए व्हाट इज मन का। ठीक है ना, तो मन का के बारे में बता दीजिएगा, क्या होता है मन का। ठीक, फिर एक और चीज लिखा हुआ है कि यहां से हम लोगों को लिपस्टिक का, मन का देखिए उमेश जी ने बता दिया है कि बीट्स जो है वो आपका मोतियों का माला है। बहुत बढ़िया, ठीक है, उमेश जी ने आंसर दिया है, ममता जी ने, राजन जी बोल रहे हैं, ठीक है, अनामिका जी हैं, सोनू जी हैं, आप सभी लोगों ने बोल दिया है कि ये मोतियों की माला है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, मन का, हमारे कुछ बच्चे घड़ा भी बोल रहे हैं, बेटा ये मन का है, दिस इज मन का, नॉट मटका, है ना, मन का और मटका में अंतर है, उसे मिलाइए मत, कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, ये माला है, ये गले में पहना जाने वाला हार है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आपका पर्ल जिसे आप मोती कह रहे हैं ये वो नहीं है। मन का बेसिकली पत्थर है जो कि अलग अलग रंग का आया करता था, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, बैगनी, और ये अलग अलग आकार के होते थे, इनका शेप भी अलग अलग होता था। एज लाइक, बिल्कुल समझिए, जैसे सूरत में, गुजरात का जो इलाका है वहां पर आप पाएंगे तो वहां पर आपके हीरे का कारोबार चलता है ना, हीरे का अलग अलग देश है, हीरा का दक्षिण अफ्रीका सबसे बड़ा हीरा का प्रोडक्टिविस्ट कंट्री है, तो ढेर सारी जगहों से हीरे जो अनगढ़ यानी कि जो अनशेप्ड हैं वो सूरत में आते हैं, जहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हैं, लगभग कई सारे घरों में लघु उद्योग की तरह से काम कर रहा है, तो उनको एक शेप देना और उनकी चमक को बरकरार रखकर फिर से वापस जहां से ये आया है, जिस कंपनी का वो टेंडर था, जिस कंपनी का काम था, उसे वापस कर देना। तो ऐसा ही कुछ हमारे चन्हुदड़ों से जानकारी मिलती है, जहां पे अलग अलग रंग के, अलग अलग आकार के पत्थर मिलते हैं, और इन पत्थरों को अब एक शेप दिया गया, एक आकार दिया गया, उन्हें पॉलिश कर दिया गया, और गले में पहने जाने वाले हार की तरह से इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो मन का एक पत्थर है जिसका प्रयोग किया जा रहा है आभूषण के तौर पर। ठीक है बेटा, मोती गलत नहीं है, बीट्स को हम लोग मोती ही कहते हैं आमतौर पर अंग्रेजी में, लेकिन इस बीट्स के और उस बीट के में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, चलिए अब बात आती है लिपस्टिक का। तो देखिए, ऐसी कोई स्टिक मिली नहीं है, हम लोग लिपस्टिक जैसा शब्द लिख रहे हैं तो लगता है, ऐसा सोचते हैं बहुत सारे बच्चे, जब हम फिजिकल क्लास में थे तो बहुत सारे बच्चे पूछा भी करते, सर उस जमाने में भी तो ये कोई स्टिक नहीं है, लैक्मे की, रेवलॉन की, टिप टॉप की, अलग अलग कंपनी की कोई स्टिक नहीं है, बल्कि ये आपका एक मिट्टी की मूर्ति मिली हुई है। मिट्टी की जो मूर्ति मिली है वो किसी महिला की है, उस महिला की मिट्टी की मूर्ति को सजाया संवारा गया है। जैसे घर में आपने देखा होगा, मम्मी भी आपकी खासकर पार्टी वगैरह में जाने के लिए तैयार होती होंगी बाजार वगैरह में, तो वो एक होठ पर रंग लगाने का काम करती हैं, जिसे हम लोग लिपस्टिक कहते हैं। तो वैसा ही कुछ उस जमाने में भी मिट्टी की जो मूर्ति मिली है उसे बढ़िया सा, सुंदर सा सजाया संवारा गया है, और उसी की वजह से जो होठ पर मिला रंग का प्रमाण है, उस आधार पर चूंकि इस बारे में सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांश जानकारियां जो हैं वो हम लोगों को मिल रही हैं उस जमाने के अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार, तो इसलिए हम लोग जो है इसके बारे में जो भी पढ़ते हैं वो अंग्रेजों की ही भाषा में पढ़ते हैं। ठीक, तो इसलिए हम लोग जो है इस चीज को पढ़ते हैं कि लिपस्टिक का प्रमाण हम लोगों को मिलता है। ठीक है ना, क्लास की सर आगे की क्लास सिर्फ फ्राइडे सैटरडे, हाँ बेटा फ्राइडे और सैटरडे को ही चलेगा। ठीक है, सोमवार से शनिवार बेटा नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप लोगों को और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़कर आप अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ें। ठीक है ना, इसको भी पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक, चलिए साहब अगले जगह पे चलते हैं, अगली साइट पर चलते हैं। जो अगला साइट है हम लोगों का वो बनावली है। देखिए, 3 बड़े इलाके पाकिस्तान से और 3 बड़े इलाके अब हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान भारत के इलाके से। इस बीच किसी बच्चे ने सवाल पूछ लिया था चावल के प्रमाण को लेकर। अभी बेटा हम जब लोथल पढ़ेंगे तो मैं आपको चावल की क्लास का चावल का बारे में अच्छी तरह से बता दूंगा। ठीक है ना, चलिए तो बनावली की बात करें। बनावली वर्तमान समय में जो हिसार का इलाका आता है, हिसार जो कि 21वां जिला बन चुका है हरियाणा का, तो ये हरियाणा में आता है हिसार, और सरस्वती नदी के किनारे हुआ करता था। सरस्वती नदी फिलहाल वर्तमान समय में आज नहीं है, ये नदी विलुप्त हो चुकी है।
तो उस जमाने में कभी बहा करती थी सरस्वती, तो कहीं ना कहीं वहां से इस चीज को हम लोग देखते हैं तो सरस्वती नदी के किनारे था। यहां से हम लोगों को कुछ बड़े प्रमाण मिलते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहां से हम लोगों को मिलता है वॉश बेसिन। वॉश बेसिन समझते होंगे, आपके घर में लगा होगा, जहां पर हम लोग अपने हाथ मुंह धुलने का काम करते हैं, तो वॉश बेसिन का प्रमाण मिल रहा है। यह प्रमाण इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने जमाने का इंडस वैली का देखिए आदमी जो था वो कितना होशियार, कितना बुद्धिमान था, उसने अपनी आवश्यकता की चीजों को किस ढंग से मेंटेन करके रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को हम लोग आज भी वर्तमान समय में देखते हैं। तो वॉश बेसिन का प्रमाण मिलता है, एक बात। दूसरी बात, यहां से हम लोगों को जौहरी आवास का भी प्रमाण मिलता है, यानी कि उस जमाने में जौहरी यानी ज्वेलर्स का काम करते जो लोग रहे होंगे, वो लोग अपने मकान के अगले हिस्से में दुकान जैसा बना रखे हैं जहां पर वो ज्वेलरी का काम करते हैं और साथ ही साथ वो अपने घर में रहते भी हैं। तो ज्वेलर्स हाउसेस के एविडेंसेस मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को मिलता है एक ऐसा मिट्टी का खिलौना जिसका शक्ल सूरत, जिसका आकार जो है वो प्लो की तरह से यानी हल की तरह से है। इस बात से प्रमाण मिल जाता है कि उस जमाने के लोग मिट्टी के हल का प्रयोग, यानी ये तो खिलौना हो गया, यानी उस जमाने के लोग खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे, वो प्लोइंग सिस्टम पे रहा करते। तो बात दूसरी थी कि उस जमाने के हल में लोहे का टुकड़ा नहीं लगा था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आदमी है उसे लोहे की जानकारी नहीं थी। ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस एक मेटल की जानकारी नहीं मिलती है, तो वो आपका आयरन है, वो लोहा है, वो वैदिक काल में आएगा। जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहां पर आपको हम बताएंगे। मिट्टी का ये खिलौना जैसा दिखाई पड़ने वाला हल इस बात को प्रमाण करता है कि कहीं ना कहीं खेती में टूल्स यूज किए जा रहे हैं, औजारों का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, जो कि आने वाले समय के डेवलप्ड एग्रीकल्चर सिस्टम को दिखाई पड़ता है। ठीक है, हम चाहेंगे हमारी टेक्निकल टीम जरा हमको कुछ देर के लिए हाइड कर दे। चलिए, और अगले हिस्से पर आकर देखते हैं। दूसरी जो साइट है हम लोगों की, इसके आगे की साइट है, वो जो है ये आपकी लोथल है। और लोथल के बारे में पढ़ते हैं। लोथल की जो प्रेजेंट लोकेशन अगर हम लोग देखें तो जो लोथल की प्रेजेंट लोकेशन है वो हम लोगों के अहमदाबाद गुजरात के इलाके में आता है। ठीक, और टेक्निकल टीम से हम कहेंगे कि मुझे हाइड भी कर दिया जाए, मुझे फिर से वापस दिखा दिया जाए। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं लोथल को लेकर। लोथल जो इलाका है वो आपका आता है अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात का इलाका है और ये जिस नदी के किनारे आता है उस नदी को हम लोग भोगवा के नाम पर जानते हैं। देखिए, कुछ जगहों पर भोगवा लिखा मिलेगा, कुछ जगहों पर भोगावा लिखा मिलेगा, कुछ अंतर नहीं है। खाली अंग्रेजी को हिंदी में जब लिखा गया है तो आ की मात्रा को बढ़ाकर लिख दिया गया है। ठीक है ना, बस इतनी बात है। एक और खास बात ये आपका बंदरगाह वाला शहर है, सी पोर्ट सिटी है, लिखा भी है, देखिए सी पोर्ट सिटी है ये। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अगर बंदरगाह होगा तो स्वाभाविक सी बात है पानी के जहाज के आकर रुकने का प्लेटफॉर्म भी बना होगा, जिसे हम लोग गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड के नाम पर जानते हैं। यानी अब अगर थोड़ा सा भाषा बदल दें और भाषा बदल कर आपसे सवाल पूछ लें, और वो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए में हमें विदेशी व्यापार का प्रमाण कहां से मिलता है, तो ध्यान रखिएगा वो विदेशी व्यापार का प्रमाण हम लोगों को मिलता है लोथल से। क्योंकि बड़े बड़े पानी के जहाज जो हैं वो यहीं से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए, उस जमाने में जो व्यापार चल रहा था वो मेसोपोटामिया के साथ चल रहा था, वो यहीं से चलता दिखाई पड़ रहा है। एक बात। दूसरी बात, अब यहां पर जो आपका बंदरगाह जो गोदीवाड़ा बना हुआ है ना, ये आप बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल तटीय इलाका है, लेकिन बिल्कुल समुद्र के किनारे नहीं है। तो हुआ क्या, उस जमाने के देखिए होशियार विद्वान लोगों ने काम क्या किया कि जो समुद्र का पानी है उसे बाय कैनाल एक नहर बनाकर इस नदी के साथ, जिसे भोगवा कहा जा रहा है, उसके साथ जोड़ दिया है। यानी कहीं ना कहीं एक कैनाल डेवलप करने का काम कर दिया गया। तो एक कैनाल बना दिया गया है और इसी नदी के किनारे पर जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है एविडेंस के तौर पर, उसी पर जिसे गोदीवाड़ा कहा जाता है। तो अब इस कैनाल और नहर को, नदी को जोड़ दिया गया, पानी को, समुद्र के पानी को, और इसको जोड़ दिया गया।
अब समस्या ये आ रही है कि पानी कैसे आएगा। तो आपने ज्योग्राफी में घटना सुनी होगी जिसे हम लोग टाइड के नाम पर जानते हैं, जिसे हम लोग ज्वार भाटा के नाम पर जानते हैं। तो जो ज्वार भाटा आपका आएगा तो उस दशा में सी लेवल बढ़ता है। जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा, समुद्र का पानी का लेवल बढ़ेगा, तो वो कैनाल में भी आ जाएगा और वो नदी से अब मिल जाएगा। और अब इंतजार कर रहा पानी का जहाज, उस जमाने का पानी का जहाज, अब नदी में और नहर में पानी आ गया, तो अब वो निकल पड़ेगा मेसोपोटामिया के लिए, जहां से वो व्यापार किया करते थे। ठीक। दूसरी बात, चावल को लेकर बहुत सारे सवाल आप लोगों की ओर से आए हैं। तो चावल का भी प्रमाण मिलता है, यहां से हम लोगों को एविडेंस ऑफ राइस मिलता है। यहीं पर लगे हाथ आप लोग अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा, अभी ना लिख रहे हो तो बाद में लिख लीजिएगा। 1800 ईसा पूर्व ये डेट है जब हम लोगों को यहां से चावल की खेती का प्रमाण मिला। यानी अब सवाल बनता है ये कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का प्रमाण कहां से मिलता है? लोथल से मिलता है। किस ईयर का मिलता है? तो 1800 ईसा पूर्व का मिलता है। दो सवाल हो गए। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। अभी उमेश हम रंगपुर पर भी आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अब अगर यही सवाल मैं पूछूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का प्रमाण कहां से मिलता है और ऑप्शन से लोथल हटा दिया जाए, तो लोथल से ही 40 किलोमीटर की दूरी पर एक और सिंधु घाटी सभ्यता का शहर का प्रमाण मिला है, जिसे हम लोग रंगपुर के नाम पर जानते हैं। ठीक है, तो लोथल के साथ साथ रंगपुर से भी चावल की खेती का प्रमाण मिलता है। ईयर दोनों के लिए सेम रहेगा, यानी जो ईयर है, जो वर्ष आपको यहां पर मेंशन किया गया है, यह सेम रहेगा। चाहे रंगपुर से पूछ ले, चाहे वो लोथल से पूछ ले, तो ईयर दोनों का सेम रहेगा। बस ध्यान रखिएगा, अगर लोथल ऑप्शन में होगा तो आप आंसर करेंगे लोथल, अगर लोथल नहीं होगा तो फिर ऑप्शन करिएगा ये रंगपुर वाला। ठीक है, अब अगर दोनों आ जाए, एक कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दोनों आ गया तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए पूछ भी लिया गया है पूनम जी के द्वारा, अगर दोनों ऑप्शन में आ गए तब क्या होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं तो आपके सवाल की लेंथ भी आप देखेंगे थोड़ी बढ़ जाती है। इसमें आप देखेंगे नीचे एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा आपके ऑप्शन से पहले। स्टेटमेंट लिखा होता है सेलेक्ट योर राइट आंसर और राइट ऑप्शन, अपने सही उत्तर का और विकल्प का चुनाव कर लीजिए। अब आप नीचे देखेंगे तो ABCD ऑप्शन होंगे। उन ABCD के ऑप्शन में आप पाएंगे कि दोनों नाम A में कहीं ना कहीं इन दोनों के नाम, या B में पड़े होंगे। तो जहां पर भी जिस भी ऑप्शन में लोथल और रंगपुर का नाम आ रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहीं पर एक जानकारी और लेते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि चावल की खेती का सबसे पुराना प्रमाण कहां से मिलता है, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस, अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले चले गए, यानी लगभग करीब 7,000 से 5,000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, जो हमारा नियोलिथिक एज का पीरियड हो जाएगा। तो ऐसी दशा में ध्यान रखिएगा, चावल की खेती का जो सबसे पुराना प्रमाण आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा वो जगह हो जाती है कोल्डिहवा। ठीक है, कोल्डिहवा। ठीक, ये जो कोल्डिहवा नाम की जगह है ये आपकी आती है इलाहाबाद और मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में दो जिले हैं जिन्हें हम लोग इलाहाबाद और मिर्जापुर के नाम पर जानते हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच में कभी पुराने जमाने में हमारी एक नदी बहा करती थी जिसका नाम हुआ करता था बेलन नदी। तो बेलन नदी की घाटी से, कोल्डिहवा से हम लोगों को चावल का सबसे पुराना प्रमाण मिलता है। ठीक है ना। अब हम लोग पुराना चले गए इंडस वैली पर। ठीक है, तो कोल्डिहवा से मिल रहा है। यहीं पर एक बात का और ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ कुछ जगहों पर नया जो अपडेट आया हुआ है वो नाम आ रहा है आपका लहुरा देवी का। ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अब ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे लोथल और रंगपुर का आपने ध्यान रखा है, ठीक उसी तरह से आप यहां पर भी ध्यान रखिएगा। अगर कोल्डिहवा नहीं होगा तो आपका आंसर लहुरा देवी आ जाएगा। लहुरा देवी वेस्टर्न यूपी का एक जगह पड़ता है, बुलंदशहर के पास जगह का इलाका है ये। ठीक, तो यहां से आपको मिल जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पुराना सा अगर पूछा जाएगा तो कोल्डिहवा है, कोल्डिहवा ऑप्शन में नहीं होगा तो लहुरा देवी का नाम आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा वो आपका लोथल और रंगपुर हो जाएगा। ठीक, चावल को लेकर जो भी पुराने सवाल हैं वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। अब यहीं पर एक सवाल और ढूंढ लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में
खेती का सबसे पुराना प्रमाण कहां से मिलता है? ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, खेती का सबसे पुराना प्रमाण कहां से मिलता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, खेती का सबसे पुराना प्रमाण, अच्छा बताइए, तो हम आपको बताएंगे भारतीय उपमहाद्वीप में खेती का सबसे पुराना प्रमाण कहां से मिलता है। अब इसको आप कोशिश करिए और तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, और फिर मैं, अगर आप आंसर नहीं दे पाएंगे तो मैं आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन कोशिश करिए कि जो सबसे पुराना आपका खेती का प्रमाण है वो कहां से मिलेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा ठीक है, पीजीटी के लिए कुछ नहीं बेटा, पीजीटी के लिए आप एक काम करना, आपने यूपी बोर्ड से अगर पढ़ाई लिखाई की होगी तो फिर इन सारी चीजों को आप अपनी पुरानी किताब से पढ़ लीजिएगा, प्लस जो है कुछ आपके प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं उनको मिलाकर देख लीजिएगा, तो आपके लिए सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हाई स्कूल इंटर वाली जो किताब रही होंगी उनको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा तो फिर आपने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन भी किया होगा तो अपनी ग्रेजुएशन वाली किताब पढ़िएगा, वहाँ से आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर, अगले साइट की ओर चलते हैं। जो अगला साइट है हम लोगों का वो है कालीबंगा। कालीबंगा की लोकेशन अगर देखा जाए तो ये वर्तमान समय में राजस्थान का एक जिला जिसे हनुमानगढ़ कहा जाता है वहां पर आता है। अब यहां पर थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा, वो इसलिए क्योंकि अभी भी ढेर सारी किताबें कालीबंगा की जो लोकेशन दिखाती हैं वो दिखाती हैं श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी भी ढेर सारी किताबें जो आपके कालीबंगा की लेटेस्ट लोकेशन दिखाती हैं वो कालीबंगा दिखाती हैं। मेरे सवाल का जवाब अभी तक आप लोगों ने दिया नहीं है कि खेती का सबसे पुराना प्रमाण कहां से मिलता है। ठीक है, ये अभी तक हमको आंसर मिला नहीं है। ठीक, जल्दी से इसका आंसर करिए, और बाकी तो हम लोग कालीबंगा पढ़ते चलेंगे। देखिए, अब रॉबिन विश्वकर्मा जी की ओर से आंसर आया है मेहरगढ़। ठीक है ना, तो अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि खेती का सबसे पुराना प्रमाण कहां से मिलता है, भारत की बात कर रहा हूं, तो वो जगह पड़ेगी आपकी मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ जो इलाका आता है ये आपका वर्तमान समय में पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला जो प्रांत है ना वहां पर दिखाई पड़ता है। तो बलूचिस्तान वाले इलाके में दिखाई पड़ता है। चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं वो इलाका कभी भारत का हुआ करता था, वो 1947 में अलग हुआ है, तो उससे पहले तक तो भारत ही था। तो जब भी आपसे पूछा जाए भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे खेती का पुराना प्रमाण, ध्यान दीजिएगा वो मेहरगढ़ से मिलता है। ठीक है ना, जौ का, गेहूं का और कपास, ये तीन सबसे पुराने खेती हैं, सबसे पुराने उपज है जो हमारे इन पूर्वजों के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। चलिए, कालीबंगा की बात कर रहे थे और कालीबंगा में हम लोग ने कहा कि हनुमानगढ़ वाली जगह को थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ किताबें अभी भी श्री गंगानगर ही लिख रही हैं, उससे परेशान मत होइएगा। श्री गंगानगर का ही एक हिस्सा है जिसे अब नया जिला बना दिया गया है जिसका नाम हनुमानगढ़ है। ठीक है, तो इससे परेशान होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। एक बात, दूसरी बात, किस नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, घग्गर नदी भी जो है आज के जमाने में खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये सरस्वती नदी की हेल्पिंग रिवर हुआ करती थी। सरस्वती नदी जब खत्म हो गई तो घग्गर नदी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, कुछ किताबों में आप घग्गर नदी न पढ़कर यहां पर नाम पढ़ रहे होंगे हाकरा रिवर। हाकरा नदी और घग्गर नदी में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही नदियों के दो अलग अलग नाम हैं। जैसे एक नाम मैं लेता हूं घाघरा और सरयू, ये दोनों नदियां एक ही हैं। घाघरा उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है, सरयू भी उत्तर प्रदेश में बहती है। घाघरा जब प्रवेश कर जाती है अयोध्या नाम के जिले में तब ये नदी कहला देती है सरयू। ठीक है ना, उसी तरह से हाकरा और घग्गर भी है। ठीक है, ये दोनों नदियां वर्तमान समय में नहीं है। तो कालीबंगा की ये सिचुएशन है। कालीबंगा बिल्कुल बॉर्डर का इलाका पड़ता है पाकिस्तान और भारत के बीच में, और यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है, वो है आपके प्लोड फील्ड। यानी कि अभी देखिए, हम लोग जब बनावली पढ़ रहे थे तो मिट्टी वाले हल का उल्लेख किया गया था, उसी तरह से वो कोई असली हल का भी प्रयोग करते थे और वो खेतों को जोतते थे हल के द्वारा। इसलिए हम लोगों को कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसे हम लोग जुते हुए खेत के प्रमाण के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर जानते हैं। ठीक,
तो कभी आपसे पूछा जाए जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिलता है, तो ध्यान रखिएगा वो कालीबंगा से मिलता है। एक बात। दूसरी बात, सवाल पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में भूकंप का प्रमाण कहां से मिलता है, तो ध्यान रखिएगा भूकंप का प्रमाण भी जो आपका मिलता है वो आपका कालीबंगा से ही मिलता है। ठीक वैसे भी अगर आप देखेंगे तो वो पूरी की पूरी महाराष्ट्र का रीजन, गुजरात, राजस्थान वाला जो पूरा बेल्ट है वो आपके वैसे भी अर्थक्वेक के सबसे डेंजर एरिया में आता है, सबसे भयानक एरिया में आता है। वहां पर जब भी भूकंप आएगा तो करीब करीब 6 रिक्टर स्केल के ऊपर का ही होगा, इससे नीचे का नहीं होगा। तो आज नहीं, बहुत पहले से ये घटनाएं हो रही हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो अब यहां पर एक पूजा पाठ में एक नया अलग उदाहरण मिलता है, और वो ये कि यहां पर जो हम लोगों को फायर अल्टर, जो यज्ञ वेदी मिल रही है वो आयत के आकार की है, यानी कि वो रेक्टेंगल फायर अल्टर का यूज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आयताकार यज्ञ वेदी के प्रमाण मिल रहे हैं। क्योंकि आज भी हम लोग अपने घर के पूजा पाठ को देखें तो वहां पर आप पाओगे कि जो आपके घर में अंत में जब यज्ञ या हवन जिसे कहते हैं, तो जब हवन हो रहा होता है तो जो हवन कुंड आप अपने घर में देखते हैं जो मेटल का बना हुआ रहता है, अमूमन वो आप देखते होंगे तो वो स्क्वायर शेप में होता है। ठीक है ना, वो आपका वर्गाकार आकृति का होता है। कालीबंगा एकमात्र ऐसा जगह है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका आयत वाले आकार का यज्ञ वेदी का प्रयोग कर रहा था। ठीक, चलिए अब बात आती है साहब कालीबंगा, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो कालीबंगा को हम लोग कहते हैं काली चूड़ियों वाला प्रदेश, प्लेस ऑफ ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियों वाला प्रदेश। ठीक, और ऐसा नाम इसलिए दिया गया, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, ऐसी कोई चूड़ी पहनी नहीं जाती थी जिसका रंग काला रहा होगा। बेसिकली यहां से जो हम लोगों को क्ले पॉट मिले हैं, जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उन मिट्टी के बर्तनों का जो ऊपर का हिस्सा आप देखेंगे वो जो बनाया गया है उसका जो आकार, उसका जो शेप है वो बिल्कुल चूड़ी के आकार का है। बिल्कुल वो साधारण चूड़ी, कभी आप ध्यान दीजिएगा घर में मम्मी जो आम जिंदगी में, आम जीवन में जो चूड़ी पहनती है जो आमतौर पर रेड कलर का या थोड़ा सा मैरूनिश कलर का होता है, तो वो चूड़ी पे आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा वो चमकदार वमकदार नहीं होती, हल्की हल्की कटिंग टाइप की होती है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो किनारे की ओर जो उसका बाहरी हिस्सा होता है वो हल्के हल्के उसमें कटिंग टाइप का पड़ा होता है। तो कालीबंगा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे थे, उन मिट्टी के बर्तनों का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, बाहरी हिस्सा, वो चाहे कटोरी हो, चाहे गिलास हो, चाहे थाली हो, चाहे लोटा रहा हो, जो भी रहा हो, घड़ा रहा हो, जो भी रहा हो, उसका बाहरी जो वो है सरफेस, उसे चूड़ी की तरह से बनाया गया है, प्लस उस पर कटिंग लगाई गई है जो निशान बनाते हैं। इन मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाया गया और इतनी देर तक पकाया गया कि वो लाल न होकर वो आपके काले पड़ गए। बेसिकली वो काले नहीं, उसे हम लोग ग्रे वेयर कहते हैं, इंग्लिश में उसे ग्रे वेयर कहा जाता है, हिंदी में उसे धूसर वाला बर्तन कहा जाता है, और उसी धूसर शब्द को हम लोग सामान्य भाषा में काली मिट्टी के तौर पर कहते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम काली चूड़ियों का प्रदेश पड़ा हुआ है और कोई कारण नहीं। ठीक, चलिए भाई अगले इलाके पर देखा जाए तो ये 6 इलाके थे हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, इन 6 पर हम लोग ने बात किया। इनमें से कोई चीज अगर न समझ में आई हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हम लोगों को पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखिए लाइक और शेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, लाइक और शेयर का जो प्रोसेस है, जो काम और जिम्मेदारी आपकी है, वो आप लोग थोड़ा सा धीमे कर रहे हैं, तो इसे भी करते रहिए, साथ साथ चलता रहेगा, हम लोग की पढ़ाई भी चलती रहेगी। अब बात आती है उस जमाने के सोशल सिस्टम को लेकर। देखिए पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में कोई राजा था कि नहीं था, अगर राजा था तो एक था कि कई सारे राजा थे, कुछ नहीं मालूम। अगर एक राजा था तो उसका नाम क्या था और उसका वंश कौन सा था, और उस वंश के और कितने लोग राजा बने हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें, ये क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है बेटा हम बार बार बता चुके हैं, फिर से आपको बता रहे हैं। आपकी ईच एंड एवरी फ्राइडे और सैटरडे को सुबह 11:15 बजे 11:15 पर इस क्लास की शुरुआत होती है। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप शायद नए पहली बार जुड़ रहे होंगे इसलिए हो सकता है जानकारी ना हो। ठीक, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे उनके पॉलिटिकल लाइफ की।
तो राजा था कि नहीं था, अगर एक था या कई सारे थे तो उनके नाम कौन से थे, उनका वंश कौन सा था, उस राज्य को किस नाम से जाना जाता था, कुछ भी नहीं मालूम। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिखावट रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि रही है, उसे हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए हम लोगों को राजतंत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजा भी रहा होगा, कोई ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम तो रहा होगा, वो चाहे मोनार्की सिस्टम में रहा हो या वो आजकल के लोकतंत्र की तरह से रहा हो, डेमोक्रेसी की तरह से रहा हो, ये नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ सिस्टम तो जरूर रहा होगा, इसमें कहीं कोई दो राय तो नहीं है फिलहाल। एक बात। दूसरी बात, समाज के दौर पर आकर देखते हैं तो उनका सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा है, तो बताया जाता है उनका सामाजिक स्ट्रक्चर जो है वो आपका मैट्रियोर्कल सोसाइटी, यानी कि महिला प्रधान समाज जिसे कह लीजिए, और अच्छी भाषा में अगर बात करते हैं तो वो मात्र सत्तात्मक समाज था। यानी कहीं ना कहीं मम्मी की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी, महिलाओं की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी, और ऐसा नहीं है कि उस जमाने में ज्यादा थी, आजकल भी ज्यादा थी। आज भी देख लीजिए, अपने घर में आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो आज भी आप देखेंगे कि मम्मी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। आपको अगर कोई सामान खरीदना है, फॉर एग्जांपल कोई नई जीन्स खरीदनी है या कोई नया कपड़ा वगैरह खरीदना या कुछ और खरीदना है जो थोड़ा सा महंगा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने सीधे पापा से बात नहीं करते हैं, क्योंकि मालूम है पापा से बात करेंगे तो वहां से दो ही आंसर मिलेगा, एक नहीं अभी नहीं, बाद में टाल दिया जाएगा, और या तो फिर वो कस के डांटेंगे शांत बैठो, पढ़ाई लिखाई में तो मन लगता नहीं है, जब देखो तब ये वो ज्यादा होता है। अब ऐसी दशा में आप जब भी बात करते हैं, कुछ भी नया लेना है, थोड़ा सा महंगा अगर पड़ता है, तो वहां पर हम लोग कहीं ना कहीं मम्मी के माध्यम से जुगाड़ लगा लेते हैं, क्योंकि माँ एक ऐसा माध्यम है जहां पर अपनी बात को कहा जा सकता है। वैसे भी भगवान ने जब माँ को बनाया तो फिर कहीं ना कहीं उन्हें बहुत प्यारा, बहुत लीनियंट बनाया है, और मम्मी जो है वो अपने पति को, जो आपके पापा जी हैं, उनको आसानी से अपनी बात बता देती हैं और अपनी बात कह ले जाती हैं। उनके अपने अपने तरीके होंगे, आपने अपने घर में कई बार देखा होगा और कई बार इस चीज को आजमाया भी होगा। तो महिला प्रधान समाज हुआ करता था और उसमें माँ की इंपॉर्टेंस ज्यादा हुआ करती थी, आज भी है। अब वो कहने की बात है पापा इंपॉर्टेंस ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन कभी भी आप देख लीजिए, महीने का अंतिम है, 2-3 तारीख तक आइएगा तो कभी भी देखिए पापा को मतलब मम्मी को पता न चलने पाए। 3-4 तारीख को जब पापा की सैलरी मिलती होगी तो आपने देखा होगा पिताजी सारा का सारा पैसा जो तनख्वाह के रूप में मिलता है उसे आपकी मम्मी को अर्थात अपनी पत्नी को दे देते हैं कि ये लो देवी संभालो, और कुछ खर्चा हमको भी दे दिया करना, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं देखिए इंपॉर्टेंट उनकी बनी हुई है। ठीक, वशी, अरे ये सब बेटा मत सोचा करो, ये सब मत बोला करो। देखो हमने एक बार पहले भी बताया है, पहले भी कह चुका हूं कि पापा और मम्मी एक वो शख्सियत है जो अपने बच्चों से अलग हो ही नहीं सकते। बस अंतर इतना आता है कि शायद वो फिजिकली हमारे पास नहीं होंगे, बस इतना ही अंतर है, कोई बात नहीं है। आप कभी भी अपने पापा मम्मी को याद करिए, सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करिए, आपको हमेशा आपके पापा मम्मी अपने बगल में और आपके कंधे पर और आपके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहेंगे कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बोलो तो, ये सब मत सोचा करो बेटा, है ना। बिल्कुल मम्मी तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। इस सब बातों की कहीं कोई जो है बहुत ज्यादा वो मत किया करो बेटा, ठीक है। चलिए खैर, तो समाज मात्र सत्तात्मक है, और ये पूरा सिस्टम जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इसका प्रमाण जो मिलता है वो ये, क्योंकि उस जमाने के लोग जिनकी पूजा किया करते थे वो एक देवी हैं जिनका वास्तविक नाम क्या है वो तो मालूम नहीं, लेकिन वो लोग किसी देवी की पूजा करते थे, ये जो है बात सही है। तो इसलिए प्रमाण के तौर पर मात्र देवी को रखा जाता है कि वो लोग मात्र देवी की पूजा किया करते थे, इसीलिए उस समाज को हम लोग मात्र सत्तात्मक समाज कहते हैं, ठीक है। चलिए साहब, इसी समाज के दूसरे हिस्से पर आ जाए, धर्म की बात करें तो धर्म में अगर देखा जाए तो साहब हम लोगों को मंदिर का कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ एनी टेम्पल, कोई मंदिर नहीं था, रहा होगा, लेकिन उस मंदिर का आकार और प्रकार आजकल के जैसा नहीं रहा होगा। अब चूंकि वैसा स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखता है तो हम ये कह देते हैं कि मंदिर नहीं रहा होगा। जब पूजा पाठ हो रही है, देवी देवता है, तो मंदिर तो रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो आजकल के जैसा नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए हम लोग उसको कह देते हैं ऐसा है,
ठीक, अभी हम लोग ने कहा वो सबसे ज्यादा किसकी पूजा कर रहे थे, तो वो मदर गॉडेस की, जिसे मातृ देवी, मातृ देवी नाम नहीं है, ये कोई माता है, ये कोई देवी है जिन्हें वो माता की तरह से पूजा करते हैं। जैसे हम लोग हैं, देखिए माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता काली, माता पार्वती, सबकी पूजा करते हैं और उनके नाम के आगे माता शब्द का प्रयोग करते हैं। माता सरस्वती, देखिए अब बसंत पंचमी आने वाला है तो माता सरस्वती की पूजा भी करनी होगी, आप लोग करिएगा उस चीज को। ठीक, तो कहीं ना कहीं किसी देवी को वो सबसे ज्यादा तौर पर पूजा करते थे, जिसे हम लोगों के द्वारा, हमारे इतिहासकारों के द्वारा मातृ देवी का नाम दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मातृ देवी की पूजा करते थे, अगर देखा जाए तो वो एक पुरुष देवता की भी पूजा करते थे, क्योंकि जो पुरुष देवता का मोहर है ये हम लोगों को मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से हम लोगों को एक ऐसा सील मिला है, चौकोर सील मिला है, चौकोर मोहर मिला हुआ है, जिसमें एक पुरुष बैठे हुए हैं, पलथी मारकर बैठे हुए हैं, उनके सर पर एक मुकुट जैसा दिखाई पड़ता है, जिसमें सींग भी लगी दिखाई पड़ रही है। सर के पैरेलल बोथ साइड, मुझे देखते चलिएगा और अंदाजा लगाते चलिएगा, सर के दोनों तरफ, उनके सर के दोनों तरफ आप देखेंगे कुछ जानवर बने हुए हैं। और यहीं पर लगे हाथ जानवरों की चर्चा कर लें तो उनके जो चारों ओर जानवर दिखाई पड़ रहे हैं, उनका सीक्वेंस देखिए आपके पास लिखा हुआ है, उसे ध्यान से देखिएगा। हाथी है, बाघ है, गेंडा है, वृषभ है, सांड है और 2 हिरन। ठीक है, यानी कि उनके चारों ओर जो जानवर हैं वो एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, ऑक्स और बुल एंड 2 डियर। अब हम उनकी आकृति बता दें तो बैठे हुए योगी बाबा, जिनके सर के दोनों तरफ, आपको सबसे बाएं हाथ से शुरुआत करते हैं, आपके बाएं हाथ से, हमारे नहीं, हमारा तो दाहिना हो जाएगा, तो आपका बायां हाथ इज इक्वल टू मेरा दाहिना हाथ से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बाघ आ जाता है, उसी के ठीक बगल में आपको दूसरा चित्र में सबसे पहले हाथी आ जाएगा, फिर दूसरा चित्र आपको बाघ मिलेगा। ये बाएं हाथ पर है आपकी ओर से, हमारी ओर से दाहिने हाथ पर। अब हम लोग चले आते हैं दूसरे हिस्से पर, तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको गेंडा मिलेगा, और यहां पर आप देखिए 2 शब्दावलियों का 2 जानवरों में देख रहे होंगे, ऑक्स और बुल के बीच में या शब्द लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑक्स और बुल के बीच में आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई पड़ रही है। तो ये जो है आपके 2 हिरन, या तो वो ऑक्स है या तो वो बुल है, और पैर के पास जहां पर योगी बाबा पलथी मारे बैठे हुए हैं, तो पैर के निचले हिस्से पर, जो आपका बायां हाथ वाला हिस्सा है, उसके निचले हिस्से पर आप देखेंगे तो आपको वहां पर 2 हिरन दिखाई पड़ेगा। अब सवाल बनता है वो ये कि पशुपति शिव की मोहर पर कुल कितने जानवर हैं, टोटल नंबर ऑफ एनिमल। जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, जल्दी से आंसर करिएगा। कि पशुपति शिव की मोहर पर टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितने हैं, कुल कितने जानवर हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। पांच हैं, बिल्कुल नेहा जी का आंसर आया, 5 हैं। ठीक, और भी लोग बताइए। मंजीत जी बता रहे हैं 4 है, उमा जी बता रहे हैं 4, अनामिका, राजा साहब 4, 5। अच्छा, कुछ लोगों ने देखिए 6 भी बताना, 7 भी बताना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया। तो 4, 5, 6, 7 ये ऑप्शन में चल रहा है। ठीक है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अब हम आपको बताते हैं, जितने जितने लोगों ने 6 का ऑप्शन दिया है, यानी 6 बोला है, वो सभी लोग सही हैं। टोटल नंबर ऑफ एनिमल 6, यानी कि देखिए, एक आपका एलिफेंट है, एक आपका टाइगर है, ये 2 हो गए, तीसरा आपका राइनोसोरस हो गया, ये 3 हो गया, ऑक्स और बुल ये दोनों में से कोई एक ले लेते हैं तो ये 4 हो गया, और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 2 डियर, यानी कि 2 हिरन। तो 2 हिरन तो 4 वो और 2 हिरन बराबर 4 + 2 = 6। हमने सवाल पूछा था टोटल नंबर ऑफ एनिमल, तो वो 6 हो जाएगा। अब अगर इसी सवाल को बदल देते हैं, सवाल ये पूछ लेते हैं टोटल टाइप ऑफ एनिमल, कितने प्रकार के जानवर हैं। अब प्रकार अगर पूछा जाएगा, टाइप पूछा जाएगा, तो आपका आंसर होगा 5। 5 प्रकार के कुल 6 जानवर है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बड़े टेक्निकल चीजें हैं और कई सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, और जब हम कई सारे एग्जाम को देते हैं और वहां पर इस तरह के सवाल आते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं और कहते हैं लो बताओ इतना छोटा सा सवाल पूछ लिया, और गलत करके चले आते हैं।
टाइप ऑफ एनिमल 5, टोटल नंबर ऑफ एनिमल 6। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, जल्दीबाजी में आप लोगों ने आंसर कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब से ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो धर्म की बात कर रहे थे जिसमें अलग अलग, अब आता है उनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, वो अर्थव्यवस्था कैसी करते थे। तो उनका जो हमने कल भी बताया था कि भारत में कभी भी किसी भी समय आपसे इकोनॉमी की बात करता है, ऑक्यूपेशन की बात करता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा भारत का प्रमुख पेशा, चाहे वो सिंधु काल हो चाहे वर्तमान का काल हो, कृषि रहा है। यानी मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर है। साथ ही साथ वो अपने खेती से मिलने वाले प्रोडक्ट का, गेहूं, जौ, चावल, कपास, इनका वो व्यापार भी कर रहे थे। तो उनका जो व्यापार वाला व्यवस्था था वो भी विकसित हुआ करता था। व्यापार किसके साथ कर रहे थे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि वो लोग मेसोपोटामिया, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ी पुरानी सभ्यता है, उनके साथ उनके व्यापारिक रिश्ते बनते हैं। और इसका प्रमाण ऐसे मिलता है कि मेसोपोटामिया के 4 बंदरगाह मिले हैं, उर, लगश, हम नाम लिख दे रहे हैं, सूसा, अस्मात। ये 4 बंदरगाह ऐसे हैं जो कि मेसोपोटामिया में आते हैं और इन चारों जगहों से सिंधु घाटी सभ्यता के जो सील हैं, जो मुहर हैं, वो मिली हुई हैं। उसी आधार पर हम लोग बात करते हैं कि उनका व्यापार जो है मेसोपोटामिया से होता था। मेसोपोटामिया की जो मुहरें हैं वो हम लोगों को लोथल से बड़ी संख्या में मिली हैं। इसीलिए देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि लोथल से अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जानकारी सबसे ज्यादा मिलता है। ऐसा नहीं कि खाली वो लोग लोथल से ही व्यापार करते थे, 1-2 और बंदरगाह है जहां से व्यापार होता था, लेकिन सबसे ज्यादा व्यापार लोथल से मिलता है, चूंकि वहां से सबसे ज्यादा संख्या में उनकी मोहरें मिल रही हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को, और मेसोपोटामिया से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, अपने यहां उसको इंप्लीमेंट किया हुआ है। ठीक, और जो सीख कर आए थे उसमें उन्होंने बड़े अच्छे मकान बनाना सीखा, वेल डिजाइन रोड बनाना सीखा, क्योंकि उन्होंने देखा मेसोपोटामिया के मकान जो बने हैं वो बड़े अच्छे बने हैं, लेकिन कुछ मकान छोटे, कुछ मकान बड़े बने, और एक ही रो के मकान इस तरह के बने हुए हैं जिनका एरिया इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से एक दिक्कत आ रही है कि जो रोड निकल कर आ रहा है वो टेढ़ा मेढ़ा रोड आ रहा है, एक समस्या। दूसरी समस्या, मेसोपोटामिया के मकान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मकान के अंदर ही जो किचन और बाथरूम का पानी है वो यूज किया जा रहा है, वो एक गड्ढे में गिरा दिया जा रहा है। यानी ड्रेनेज सिस्टम जो है उनका घर के अंदर ही बना, जो बहुत प्रॉपर मैनर में नहीं बना है। देखिए, थोड़ा सा सर वहां की ज्योग्राफिकल पोजीशन का भी है, आजकल का इराक हो जाता है, बिल्कुल सही बोला अमित शर्मा जी ने। तो उस चीज वहां की जगह और यहां पे अंतर आ जाएगा। वहां पर पानी नहीं है, बालू की मात्रा ज्यादा है, तो वहां पर आप घर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम डेवलप कर लो, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इंडिया जैसे इलाके में जहां पर पानी बरसता भी है और इतना बरसता है कि वो घर के अंदर चला आता है, तो ऐसी जगहों पर तो परेशानी आ जाएगी। तो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब मेसोपोटामिया से लौटने लगे तो उन्होंने अपने मकान बनाने की एक कला विकसित की। एक लाइन का, एक रो का जो मकान बनाया जाएगा वो इक्वल साइज का बनाया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने घर के बाहर जब बिल्कुल सीधा सीधा जगह मिल गया तो उस पे एक मेन ड्रेनेज सिस्टम डेवलप कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने घर के मकान के नालियों को जोड़ दिया है। और बड़ा वाला जो घर के बाहर नाली बनाया गया है उसमें 10-10 मीटर की दूरी पर गड्ढे बना दिए गए हैं, ताकि वो जो पानी है वो आपकी नदी को, क्योंकि उस ड्रेनेज सिस्टम को आगे ले जाकर नदी के पास खोला गया तो नदी गंदी ना हो, नदी का पानी गंदा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने नाली के ही बीच में 10-10 मीटर की दूरी पर बड़े बड़े गड्ढे बना दिए, ताकि पानी जो है वो मिट्टी सोखता चले, और मिट्टी जो है पानी सोखता चले और आसानी से हमारा काम बन जाए। और अब जो और इलाका मिल गया, जो सड़क है, जो नाली बना दी, बाहर की नाली गंदी है, उसमें पानी गंदा दिखना नहीं चाहिए, तो उसे ढक दिया गया है। और अब जो सड़क बनाई गई है खूब चौड़ी सड़क है, जिसे हम लोग रॉयल स्ट्रीट कह सकते हैं, राजपथ कह सकते हैं, तो वैसी चौड़ी चौड़ी सड़क बनी हुई है। और एक चौड़ी सड़क को जो बिल्कुल सीधी बनी हुई है, उसे जब दूसरी सीधी चौड़ी सड़क काटती है तो एक प्रकार का चौराहा तैयार हो जाता है, जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लोग मानकर बताते हैं कि साहब वो लोग सीधी सड़क बनाते थे। और देखिए, सीधी सड़क बनाने का एक कारण यह था, इंडस वैली का जो आदमी था ना, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट। उसे मालूम था कि इस 21वीं शताब्दी का जो हमारा नौजवान बच्चा है वो पल्सर चलाएगा, अपाचे चलाएगा, स्कूटी चलाएगा, और उसकी आदत है अब स्पीड से चलाएगा। और अगर गलती से
टेढ़ा मेढ़ा सड़क बना दिया, एक टर्न आ गया और अचानक से घूम गया, तो फिर जानते हैं धड़ाम से गिर जाएंगे और फिर उठने लायक नहीं रह जाएंगे। देखिए कितने बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने तब से लेकर आज तक सीधी सड़क बनाने का इंतजाम कर दिया। वो बात दूसरी है कि हम लोग अभी भी उस चीज को नहीं समझ पाए। ठीक है, अब अगले हिस्से में देखा जाए तो उनकी जो लिपि आती है, उस लिपि को हम लोग चित्रलेखात्मक यानी कि पिक्टोग्राफिकल के नाम पर जानते हैं। वो चित्र बनाकर अपनी लिपि लिखा करते थे, और अगर ऐसे कुछ सील है तो वो इधर से, जो कि लेफ्ट हैंड है, इधर से शुरू करते थे, फिर इधर लेकर जाते थे, फिर इधर लिखा करते थे, यानी वो जिगजैग मोशन में लिखा करते थे, और सभी के सभी चित्र नुमा आकृति में दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम लोग इसको पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट के तौर पर जानते हैं, जो आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिया। कल 26 जनवरी है। 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए, जो हमारा रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, इसको ध्यान में रखते हुए एक आपको सेल का मौका दिया गया, एक आपको खरीदारी का मौका दिया गया, जिसमें वीडियो गुरु की जो क्लासेस हैं वो SBI को लेकर जो अलग अलग पैकेज हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, या कंबाइंड पैकेज आप जो भी खरीदेंगे, उस पर जो उसकी कॉस्ट है उस पर 62% कम कर दिया गया है रेट को। तो ये डिस्काउंट है जो कि कल शाम तक चलेगा, आपके 26 जनवरी तक चलेगा। तो इसको अवेल करें, और इसको प्राप्त करने का और इसको ग्रैप्स करने का तरीका ये है कि एक नीचे देख रहे होंगे तो एक कोड दिया गया है रिपब्लिक 26। इस कोड को जब आप myshop.mahindras.org पर जब परचेस कर रहे होंगे तो इसका कोड को यूज करिएगा, जिससे आपको ये 62% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आज का सेशन अच्छा रहा होगा, अच्छा लगा होगा, पसंद किया होगा। पसंद का अगर है तो लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब तो जरूर करें। ठीक है ना, सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार लाइक करना भूल जाएगा कोई बात नहीं। ठीक, कल हम लोगों का रिपब्लिक डे है, और कल रिपब्लिक डे 1930 में हम लोगों का इंडिपेंडेंस डे के तौर पर भी मनाया जा चुका था। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो मैंने वहां पर चर्चा किया था। तो कल अपने रिपब्लिक डे को मनाइए, अपने देश के लिए एक दिन कम से कम ईमानदारी से बिताइए, अच्छे से बिताइए। ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कुछ और कह रहा हूं, ईमानदारी का मतलब ईमानदारी से पढ़िए, है ना। आप जब पढ़ेंगे, अच्छे पद पर जाएंगे, तो आप देश की सेवा कर पाएंगे। ठीक है, तो ईमानदारी से पढ़ें, अपने रिपब्लिक डे को मनाएं, और भविष्य को और उज्जवल करें, देश को और मजबूत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.